एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर, हॉरर, रोमांस, फैंटेसी स्टोरी। वेलकम टू आदित्य's वर्चुअल वर्ल्ड। सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ वर्चुअल की दुनिया से। सीए चाक, नागलोक में शिवी की पहली रसोई। वहीं शिवी रो रही थी। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा नोक और कहा, सोनमणि उठ गई हो क्या? उठ गई हो तो शीघ्र अति शीघ्र तैयार हो जाइए, हम आपकी मदद के लिए दासियों को भी भेजते हैं और उसके बाद आपकी पहली रसोई की रस्म करनी है। उसके बाद राजकुमार का राज्य अभिषेक होगा और फिर आपकी मुंह दिखाई होगी। फिर वहां से अवंतिका देवी चली गई। वहीं ये सब बात सुनकर शिवी को कुछ कुछ समझ आने लगा था और उसने अपने आप से कहा, मतलब कि जिस नागिन ने मुझे बेहोश किया, नहीं वश में किया, वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सोनमणि थी। उन्होंने ये सब किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। और उन्होंने अपने ही शादी के मंडप में अपनी जगह किसी और को बिठा दिया और वहां से भाग भी गई। फिर उसने चक्कर लगाते हुए कहा, यानी कि मेरी शादी राजकुमार वत्सु से हुई है, यानी एक नाग से। ओह माय गॉड, मेरी तो पहले से सगाई हो चुकी है और एक नाग से शादी हो गई। जब मैं यहाँ से जाऊंगी और अपने घर जाऊंगी तो माँ पप्पा को क्या जवाब दूंगी? उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने उनकी मर्जी के बिना भागकर शादी कर ली। और कृष जी से क्या कहूँगी? वो तो मेरा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, हमारी शादी के सपने देख रहे होंगे और मेरी शादी तो यहाँ किसी और से हो चुकी है। अब उन्हें भी यही लगेगा कि मैंने उनको धोखा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस शादी से कैसे छुटकारा लूं मैं? तो यहाँ फंस गई। हे शिव जी, आपने कौन सी मुसीबत में डाल दिया? वापस कहा। और इस राजकुमार सोनमणि को शादी नहीं करनी थी तो सीधा मना कर देती। इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और इन सब ड्रामों में उसे सिर्फ मैं ही मिली, कोई और नागिन नहीं मिली जो मुझे वश करके मंडप में बिठा दिया और इस नई जगह लाकर पटक दिया। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं यहाँ रह जाऊंगी और ज्यादा दिन रही तो मैं अपनी सच्चाई छुपा नहीं पाऊंगी और इन सब नाग नागिन को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी और फिर पता नहीं ये नाग नागिन मेरे साथ क्या क्या करेंगे। फिर उसने कुछ सोच के फिर कहा, उस राज डॉट काहे की राजकुमारी जिसे अपनी मर्यादा भी नहीं पता है और जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया है, मैं उसकी इज्जत क्यों करूं? उस सोनमणि ने मुझे अपनी जगह बिठाया और आज तक किसी ने भी सोनमणि का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए कोई मुझे पहचानेगा नहीं कि मैं सोनमणि हूँ या कोई और। पहचानने की तो दूर की बात, किसी को शक भी नहीं होगा। अब सब रीडर्स को ये लगता होगा कि मैं अकेले अकेले कितनी बात करती हूँ, तो इसकी वजह ये है कि कोई मेरे साथ बात करने वाला नहीं है जिसे मैं ये सारी बातें बता सकूं। तो अपने आप से ही बात करना पड़ता है और ये सारी बातें यहाँ इस नागलोक में किसी को भी बताऊंगी तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि मैं नागिन नहीं बल्कि एक साधारण इंसान हूँ। तभी वहां पर किसी ने नॉक किया और कहा, रानी सोनमणि, अगर आप उठ गई है तो चलिए हमारे साथ। हमने आपके लिए दंत मंजन और स्नान की व्यवस्था कर दी है, तो शीघ्र हमारे साथ चलिए। बाहर से किसी की आवाज सुन शिवी ने अपना घूंघटा ओढ़ लिया और दरवाजा खोल दिया और कहा, चलिए। इतना कहकर वो उन दासियों के साथ चली गई। फिर शिवी ने दंत मंजन किया। फिर दासियां उसे स्नानघर बाथरूम में ले गई, जहां एक बड़ा स्विमिंग पूल जैसा तालाब बना हुआ था, लेकिन वो ज्यादा नीचा नहीं था। फिर उन दासियों ने शिवी को एक पत्थर के पाटले पर बिठाया और फिर उसके शरीर पर चंदन, हल्दी, नीम, एलोवेरा और गुलाब का लेप लगाया और फिर वो शिवी पर पानी डालने लगी और शिवी नहाने लगी। उसके बाद शिवी को कपड़े लिए गए, वो कपड़े शिवी ने पहन लिए। फिर दासियां उसे सीधा रसोई घर में ले गई, जहां महारानी अवंतिका देवी पहले से ही थी। और जैसे ही उनकी नजर शिवी पर पड़ी तो वो उसे देखती रह गई, क्योंकि शिवी ने लाल रंग की सिल्क शादी पहनी थी और उसमें गोल्डन कलर की कारीगरी की गई थी। उसने हाथों में शादी की लाल चूड़ियां पहनी थी।
गले में सोने का हार और मंगलसूत्र और कमर में कमरबंद बांध रखा था और उसने अपना चेहरा लाल चुंदड़ी से ढक रखा था, लेकिन उसके खुले ब्राउन गोल्डन हेयर दिखाई दे रहे थे। वहीं इस लुक में वो एक अप्सरा की तरह दिख रही थी। अवंतिका देवी ने एक नज़र उसे देखा और उसके पास आई, फिर दासियों को नजर उतारने का सामान लाने को कहा, फिर उस सामान से शिवी की नजर उतारी, फिर उसकी बालाएं लेते हुए कहा, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही हो सोनमणि। अगर राजकुमार वत्सु ने आपको इस अवतार में देख लिया तो वो तो आपको देखते ही रह जाएंगे, तुरंत अपना दिल आपके हाथ में रख देंगे। अवंतिका देवी की बात सुनकर शिवी ना चाहते हुए भी शर्मा गई, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया और खुद से कहा, नहीं नहीं शिवी, तुम्हें यहाँ पर किसी के भी प्रति अपनी भावनाओं को जगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ से जाना है। और भूलो मत कि तुम कृष जी से प्यार करती हो, तो तुम्हें राजकुमार वत्सु से दूर रहना है और ना ही उनके प्रति कोई भावनाएं जगानी है। और वैसे भी सब यहाँ तुम्हें शिवी नहीं बल्कि सोनमणि समझ रहे हैं, और यह जगह भी तेरी नहीं है, किसी और की है। और ऐसे ही शिवी अपनी मन की उलझनों में उलझी हुई थी। और वहीं शिवी की चुप्पी देख अवंतिका देवी ने उसे हिलाते हुए कहा, सोनमणि क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो? वहीं अवंतिका देवी के ऐसे हिलाने ने से शिवी को होश आया और उसने झुक के अवंतिका देवी के पैर छुए, तो अवंतिका देवी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सदा सौभाग्यवती भव। फिर शिवी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अपने विचारों में गुम हो गई थी महारानी जी। और फिर अपना सिर झुका लिया। अवंतिका देवी, तुम्हें मुझे अब से महारानी कहने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज से महारानी तो तुम कहलाओगी, तो तुम मुझे माता कहकर बुलाना। और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, बदली बदली सी लग रही है, कुछ खा लिया था क्या? शिवी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने कुछ खा लिया था, तब से मेरी आवाज बदल गई है। और मैंने कितना उपचार करवाया लेकिन मेरी आवाज ठीक हुई नहीं। अवंतिका देवी, ठीक है, हम तुम्हारी आवाज का उपचार करवाएंगे, लेकिन अब तुम सबसे पहले चूल्हा पूजन करो। हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप पूजा कीजिए। फिर उन्होंने दासियों से कहा, जाओ पूजा का सामान लाइए। उनकी बात सुन दासियां पूजा का सामान ले आई। फिर उन्होंने शिवी को पूजा की सारी विधियां बताने लगी, और जैसे जैसे वो विधियां कह रही है वैसे वैसे शिवी पूजा कर रही थी। फिर पूजा खत्म होने के बाद अवंतिका देवी ने कहा, अब आप अपनी पहली रसोई में चावल की खीर बनाइए, और खीर मीठी बनाएगा ताकि आगे जाकर रिश्तों में भी मिठास हो। शिवी ने उनकी बात सुन सवाल पूछा, पहली रसोई में सिर्फ चावल की खीर बनाना है या उसके अलावा कुछ और मीठा नहीं बना सकते? अवंतिका देवी, सोनमणि, हमारे शेष नाग वंश में पहली रसोई में मीठे में चावल की खीर ही बनाई जाती है, इसलिए अभी मीठे में सिर्फ चावल की खीर बनाएगा। शिवी, ठीक है। अवंतिका देवी, तो अब आप खीर बनाना शुरू कीजिए, और आपकी मदद के लिए यहाँ दासियां भी है, इसलिए अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो इन दासियों से कह दीजिएगा। शिवी ने उनकी बात पर सिर हिलाया और उसके बाद अवंतिका देवी किचन से निकल गई। फिर उनके जाते ही शिवी खीर बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसे कोई चीजें मिल नहीं रही थी, तो उसकी मदद दासियां कर रही थी। तभी किचन में एक गुलाबी कलर की नागिन यहाँ आ गई, और उस नागिन को देखकर शिवी घबरा गई, क्योंकि उसने अचानक नागिन देखी थी। फिर वो गुलाबी नागिन अपने मानवीय स्वरूप में आ गई। वो दिखने गोरी थी, काले बाल थे, उसके कपड़े गुलाबी रंग थे, उसने गुलाबी रंग का डिजाइनर टॉप और नीचे गुलाबी रंग का लोग स्कर्ट पहना था, जिसमें दाईं साइड से एक कट लगा हुआ था। वो गुलाबी नागिन सीधा शिवी के पास गई और उसके पैर छूकर कहा, नमस्ते सोनमणि भाभी। शिवी, नमस्ते, आप कौन हो? वहीं उस गुलाबी नागिन ने सवालिया नजरों से शिवी को देखा और कहा, आपकी याददाश्त तो नहीं गई है, मैं आपसे विवाह से पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ, आपकी विवाह के बाद आप वो सब भूल गई है क्या? उसकी बात सुनकर शिवी घबरा गई और कुछ सोचते हुए मन में कहा,
ये क्या कह दिया? ये कौन है? मैंने तो पहले कभी देखा नहीं। तुम्हें कैसे पहचानूंगी? और मैं तो सोनमणि नहीं हूँ, तो कहाँ से तुमसे मिलूंगी और कहाँ से तुम्हें पहचानूंगी? वैसे सबसे पहले इसने मुझे भाभी कहा, तो भाभी तो ननद, देवर और देवरानी कहती है, तो ये देवरानी है या ननद? उस दिन अनामिका ने कहा था कि राजकुमार वत्सु सबसे बड़े हैं, तो उनके छोटे भाई की शादी पहले तो नहीं हुई होगी, इसलिए ये देवरानी नहीं हो सकती, तो ये नन्नद होगी। वहीं जो गुलाबी नागिन ने शिवी को इतना शांत देखा तो उसने कहा, भाभी आप क्या सोच रही है, बताइए न कि आप मुझे नहीं जानती है। शिवी, जानती हूँ, आप मेरी नन्नद है, आप माता की बेटी है, आप राजकुमार वत्सु की बहन है, और मुझे वो दिन भी याद है जब आप मुझसे मिली थी। फिर उसने मन ने फिर से कहा, इसका नाम क्या बताया था? वृति। वृति पता नहीं क्या था। वो गुलाबी नागिन, आपको वो अब तो याद है, लेकिन मेरा नाम नहीं याद है क्या? शिवी ने अंदाजे से कहा, नहीं वृत्या, मुझे हमें आपका नाम याद है। वृत्या, वाह भाभी, आपको तो सब कुछ याद है, मुझे लगा आपकी याददाश्त चली गई, इसलिए ये प्रश्न पूछ रही थी। आप मेरी शिकायत माता से मत करना, आप सबसे पहले अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इतना कहकर वो किचन में से चली गई। उसके जाते ही शिवी ने मन में कहा, हास, मैंने इसका नाम सही लिया, वरना गलती से भी गलत बोल लिया होता तो मैं फंस जाती, और अच्छा हुआ अनामिका ने मुझे राज परिवार के सदस्यों के नाम बता दिए थे। इतना सोचकर वो खीर बनाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने खीर बना ली और उसके बाद उसने दूसरा नाश्ता भी बना दिया। फिर वहाँ किचन में अवंतिका देवी आ गई और सारे खाने की डिशेस को देखकर कहा, वाह सोनमणि, आपने खीर के साथ और भी पकवान बनाए हैं, अब चलिए इन पकवानों को भोजन कक्ष में ले चलिए, और फिर सबसे पहले आप सबको ये चावल की खीर दीजिएगा। डन। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH9 निर और मीर खड़ूस कही का। वहीं भोजन कक्ष पर गद्दे बिछाई गई थे। उन गद्दों पर राज परिवार के सभी सदस्य बैठे थे। बीचों बीच राजकुमार वत्सु की दादी यानी राजमाता बैठी हुई थी। उनके आसपास बाकी सदस्य बैठे थे, जहां राजकुमार वत्सु, नागराज, राजकुमार के पिता, अवंतिका देवी, वृत्या और राजकुमार के दो भाई निर और मीर बैठे थे। उनके आसपास दासियां उन्हें हवा दे रही थी और कुछ दासियां भोजन ला रही थी। फिर वहां शिवी आई और उसने सबसे पहले राजमाता को एक कटोरी में चावल की खीर दी, फिर बारी बारी सबको दे दी और फिर सबको नाश्ता परोसने लगी। तभी अवंतिका देवी ने कहा, सोनमणि, तुम्हें भोजन परोसने की जरूरत नहीं है, तुमने खीर परोस दी वही बड़ी बात है। अब तुम भी वत्सु के निकट पास बैठ जाओ और भोजन ग्रहण करो। उनकी बात सुनकर वो राजकुमार के पास बैठ गई, लेकिन राजकुमार अभी तक उसे एक नजर भी नहीं देखा था और अभी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर सबने सबसे पहले खाने की पूजा की और उसके बाद खाना खाना शुरू किया, और जैसे ही सबने खीर खाई सबके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। और फिर राजमाता ने कहा, बहुत स्वादिष्ट है ये खीर। वाह सोनमणि, तुम तो अन्नपूर्णा देवी हो। फिर अवंतिका देवी ने कहा, बिल्कुल सही कहा माता ने, आप बहुत ही अच्छा भोजन बनाती है। फिर वृत्या ने भी कहा, वाह भाभी, आपने अच्छी खीर बनाई है और इसके साथ जो दूसरे पकवान बनाए हैं वो भी स्वादिष्ट है। वृत्या की बात सुन मीर ने कहा, हाँ हाँ, भाभी तो अपने मायके से अच्छा भोजन बनाना सीख कर आई है, इसलिए वो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, और तूने तो अभी तक कुछ नहीं सीखा, पता नहीं अपने ससुराल वालों को क्या खिलाओगी। इतना कहकर वो हंसने लगा और उसके साथ मीर भी हंसने लगा। मीर की बात सुन वृत्या चिढ़ गई और कहा, तुम चुप रहो, और मेरा अभी विवाह नहीं होने वाला है जो अभी हमें अपने ससुराल वालों को खिलाएंगे। और फिर शिवी की ओर देखकर कहा, और भाभी तो आ गई है न, वो हमें भोजन बनाना सिखाएगी है ना भाभी। शिवी ने तुरंत हाँ में सिर हिलते हुए कहा, बिल्कुल, हम आपको जरूर भोजन बनाना सिखाएंगे। शिवी की बात सुन वृत्या ने मीर को आंखें दिखाते हुए कहा,
सुना भाभी ने क्या कहा, वह मुझे भोजन बनाना सिखाएगी। उसकी बात सुन मीर कुछ कहने वाला हो था कि तभी राजकुमार वत्सु ने कहा, बस करो अब आप दोनों, कितना झगड़ा करोगे, शांति से भोजन कीजिए। उसकी बात सुन दोनों चुप हो गए और खाना खाने लगे। और वहीं शिवी ने जैसे राजकुमार वत्सु की बात सुनी उसने मन में कहा, अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये आवाज पहले भी सुनी है। इस राजकुमार वत्सु का चेहरा देखने मिले तब शायद याद आ जाए कि कहाँ सुनी है, लेकिन इतने बड़े घूंघट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। पता नहीं कब इसे हटाने को मिलेगा। कितनी गर्मी भी हो रही है और इसमें ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। हे शिव जी, कहाँ फंसा दिया आपने। पता नहीं कब आप मुझे इस मुसीबत से निकालेंगे। वहीं राजकुमार ने अभी तक कुछ खाया नहीं था, अब वो खीर को खाने लगा और बिना किसी भाव के सारी खीर खा ली और नाश्ता भी कर लिया, लेकिन उसने खाने के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस शांति से खा रहा था। वहीं शिवी ने राजकुमार से अपने खाने की तारीफ ना सुन उसने मन में कहा, ये राजकुमार वत्सु कितना अकड़ू और खड़ूस है, मेरा बना हुआ सारा खाना भूखंड की तरह खा गए, वो भी बड़े चाव से, लेकिन मुंह से एक तारीफ का शब्द भी नहीं निकाला। कम से कम इतना तो कह सकता है न कि अच्छा बना है, लेकिन मजाल है इनकी जो कुछ निकले अपने मुंह से, खड़ूस कहीं का। ऐसे अपने मन में सोचती रही, इसलिए वो कुछ खा नहीं रही थी। तभी अवंतिका देवी की नजर शिवी को देखा जो कुछ खा नहीं रही थी। तभी उन्होंने शिवी से कहा, सोनमणि, आप कुछ खा क्यों नहीं रही है, क्या आपकी तबीयत खराब है? वहीं शिवी ने जैसे ही अवंतिका देवी की बात सुनी वो तुरंत होश में आई और कहा, नहीं माता, मेरी सेहत अच्छी है और मुझे भूख भी लगी है। वो तो मैं धीरे धीरे चबा रही थी, इसलिए आपको लगा कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ। फिर वो अपना खाना खाने लगी। फिर सब ने अपना खाना खत्म किया और राजमाता ने शिवी को एक सोने का हार देते हुए कहा, ये हमारी तरफ से पहली रसोई का शगुन। शिवी ने पहले आनाकानी की, फिर बाद में ले लिया और फिर राजमाता का आशीर्वाद ले लिया। फिर अवंतिका देवी ने उसे कंगन देते हुए कहा, ये हमारे खानदानी कंगन हैं, इन कंगनों को सबसे पहले माता ने हमें दिया था, अब हम आपको दे रहे हैं। फिर उसे पहनाते हुए कहा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। उनकी बात सुन शिवी ने सिर हिलाया और फिर उनका और नागराज का आशीर्वाद लिया। फिर सब वहां से चले गए। फिर शिवी वहां से जाने लगी, तभी वृत्या ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी, भाई ने भले ही आपकी तारीफ नहीं की, लेकिन उनको आपके हाथों का खाना अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे सारा खाना खत्म किया, इसलिए उन्होंने तारीफ नहीं की तो उसका बुरा मत मानिएगा। फिर कहा, थोड़ी देर बाद भाई का राज्याभिषेक किया जाएगा, इसलिए तैयार हो जाए, फिर राज दरबार में आएगा जहां राज्य की प्रजा के सामने उनका राज्याभिषेक किया जाएगा और उसके बाद भाई नागराज बन जाएंगे और आप नागरानी बन जाओगी। फिर वो चली गई। उसकी बात सुन शिवी जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अरे अब मैं नागरानी बन जाऊंगी, लेकिन मैं तो नागिन ही नहीं हूँ और वहाँ किसी को मेरी इसलियत पता चल गई तो मैं तो यहाँ फंस जाऊंगी। प्लीज प्लीज शिव जी मेरी हेल्प कीजिए, किसी को भी मेरी सच्चाई न पता चले, ऐसा कुछ कीजिएगा। फिर उसने कुछ सोचकर अपने आप से कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कल मेरी शादी हो गई और शादी की रात को तो पति पत्नी सुहागरात मनाते हैं, तो कल उस राजकुमार ने मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाई क्या? अगर मनाई होती तो मुझे इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। और जब मैं सुबह उठी तो मैं अकेली बेड पर थी और इस रूम का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वो नाग है इसलिए नाग का स्वरूप लेकर रेंगते रेंगते जा सकता है, लेकिन यहाँ के दरवाजे तो ऐसे है कि यहाँ से तो कान खजूरा भी आ जा नहीं सकता, इसलिए कल वो राजकुमार मेरे साथ नहीं सोया था। तो क्यों नहीं था? क्या उसे सोनमणि में इंटरेस्ट नहीं था जो कल नहीं आया, या उसको भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसे तो सोनमणि में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो मेरे करीब भी नहीं आएगा और ना ही मेरा और उसका कोई रिश्ता बनेगा, और फिर यहाँ से निकलकर मैं कृष से शादी कर पाऊंगी और ना ही मैं धोखेबाज कहलाऊंगी। फिर उसने कपड़े देखे और कहा,
अरे मैं तो तैयार हूँ तो और कितना तैयार हूँ। और वैसे भी ये नाग नागिन एक ही कपड़े पूरी जिंदगी पहनते हैं और सिर्फ शादी या किसी खास मौके पर थोड़े अलग पहनते हैं। फिर उसने हल्का सा टच अप किया और राज दरबार की तरफ चली गई, जहां राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होती है और जहां राज्य के बड़े बड़े नाग नागिन, राज परिवार के सदस्य और उसके साथ राजकुमारी सोनमणि के परिवार वाले भी आए हैं। और शिवी जैसे ही दरबार में पहुंची सबने उसका अभिवादन किया और उसके बाद सोनमणि की मां उसके पास आई और कहा, बेटा आप बहुत सुंदर लग रही हो इस नए लिबास में, और ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना? शिवी, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं तो यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। और फिर मन में कहा, क्या खास खुश हूँ मैं, यहाँ आकर तो मेरी सारी खुशियाँ चली गई और धम गम मेरी लाइफ में आ गया। शिवी की बात सुन सोनमणि की मां सोना देवी ने कहा, वाह हमें पता था कि तुम यहाँ पर बहुत खुश रहोगी, इसलिए तो तुम्हारा विवाह वत्सु के साथ करवाया है और अब राज्याभिषेक और मुंह दिखाई के बाद हम तुम्हें अपने राजमहल ले जाएंगे। शिवी ने उनकी बात सुन तुरंत कहा, क्यों सोना देवी, क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता क्या विवाह के बाद पैकफेर की रस्म होती है जिसमें नागिन अपने मायके जाती है? शिवी ने अपना सिर हिलाया और मन में कहा, अरे बाप रे, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि सोनमणि के राज्य जाऊंगी तो वहाँ कैसे रहूंगी, क्योंकि मुझे तो सोनमणि के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या कहूंगी। सोना देवी, वैसे सोनमणि आपकी आवाज को क्या हुआ, कल विवाह तक तो थी, अब आपकी आवाज को क्या हुआ, बदली बदली सी लग रही है। उनकी बात सुन शिवी ने जल्दी से भी कहा, वो मैंने कुछ खा लिया था इसलिए मेरी आवाज बदली बदली सी आपको लग रही है। सोना देवी, ठीक है। वो राज दरबार देख ही रही थी कि तभी वहां मीर नीर आ गए और दोनों ने ही शिवी के पैर छुए और कहा, पेरी पौना भाभी। अचानक से किसी के पैर छूने से शिवी थोड़ा डर गई और फिर आवाज सुनकर कहा, जुग जुग जियो। और फिर मीर और निर ने एक साथ कहा, हम दोनों आपके प्यारे देवर हैं और आज सुबह वाकई अपने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था, ऐसे ही हर रोज आपके इन प्यारे प्यारे देवरों को भोजन बनाकर खिलाएगा। मीर और निर की ऐसी प्यारी प्यारी बात सुनकर ना चाहते हुए भी शिवी के होठों पर छोटी स्माइल आ गई और उसने उन दोनों से कहा, मैं आप दोनों के लिए क्यों सबके लिए भोजन बनाऊंगी और आप सबको खिलाऊंगी। फिर मीर और निर ने एक साथ कहा, लेकिन सबसे पहले आपके इन प्यारे प्यारे देवरों को खिलाएगा। शिवी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। तभी वहां वृत्या आ गई और उन तीनों की बातचीत सुनते हुए मीर और निर से कहा, भाभी भोजन सबसे पहले तुम दोनों को क्यों खिलाएगी, वो तो यहाँ वत्सु भाई से शादी करके आई है तो सबसे पहले उनका रिश्ता वत्स भाई से बना, बाद में हम सबसे, इसलिए भाभी सबसे पहले भाई को भोजन करवाएगी फिर तुम दोनों को। उसकी बात सुन नीर ने कहा, भाई तो भाभी पर ध्यान ही नहीं देते तो भाभी सबसे पहले उनको भोजन क्यों करवाए, हम भाभी से कितना प्यार से बात कर रहे हैं, एक आदर्शवादी देवर की तरह उनको अपनी भाभी माँ माना है और उनके सारे हुक्मों का पालन करेंगे। मीर ने भी उसकी बात का साथ दिया। फिर मीर और निर दोनों ही वृत्या के साथ लड़ने लगे। फिर उनके बढ़ते झगड़े को देख शिवी ने उन तीनों को कहा, बस कीजिए आप तीनों, मैं अपनी मर्जी से भोजन किसको पहले देना है और किसको बाद में देना है वो सोच लूंगी, आप तीनों को इस बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। मुंह दिखाई राजमहल में अनामिका ने शिवी को देखा। वहीं शिवी ने नीर, मीर और वृत्या के झगड़े को बढ़ते हुए देख कहा, बस कीजिए आप तीनों, मैं अपनी मर्जी से भोजन किसको पहले देना है और किसको बाद में देना है वो सोच लूंगी, आप तीनों को इस बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वहीं शिवी की बात सुन नीर ने कहा, भाभी ये डिस्कस क्या होता है, ये कौन सी भाषा है। शिवी कुछ कहती उससे पहले वृत्या ने कहा,
रुक जाइए सोनमणि भाभी, मैं इनको बताती हूँ। डिस्कस का अर्थ चर्चा करना होता है और ये इंसान की नई भाषा है जिसे इंग्लिश या अंग्रेजी कहा जाता है। मुझे थोड़ी थोड़ी आती है और भाभी को आती होगी, इसलिए भाभी ने कह दिया। वृत्या की बात सुन शिवी ने मन में खुश होते हुए कहा, हाश, इस बार मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो भी कहना था वो इस वृत्या ने कह दिया। बड़ी कमाल की नन्नद मिली है मुझे। थैंक्स शिव जी, कुछ तो आपने मेरे साथ अच्छा किया, वरना मुझे तो लगा था कि आप सब मेरे खिलाफ ही कर रहे हो। वहीं वृत्या का जवाब सुन नीर ने शिवी से कहा, भाभी अगर आपको ये इंसानों की यह नई भाषा आती है तो प्लीज मुझे सिखाएगा, और मीर को भी। वृत्या, तुम दिनों बंदरों को क्या सीखने की जरूरत है? वो आगे कुछ कहती उससे पहले शिवी ने उसे रोकते हुए उन तीनों से कहा, मैं आप तीनों को इंग्लिश सिखाऊंगी और अब कोई भी इस बात पर झगड़ा नहीं करेगा, समझे आप सब? शिवी की बात सुन तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उन चारों के पास अवंतिका देवी आ गई और उन्होंने उन चारों से कहा, अब राजकुमार वत्सु के राज्याभिषेक का समय हो गया है, तो सोनमणि आप वत्सु के कक्ष में जाकर उसे ले आइए। शिवी ने तुरंत कहा, मैं जाऊं? अवंतिका देवी, बिल्कुल तुम ही जाओगी, क्योंकि तुम उसकी अब पत्नी बन चुकी हो, जो अब शीघ्र जाओ और उनको लेकर आइए। उनकी बात सुन शिवी राजकुमार वत्सु के कक्ष की तरफ जाने लगी। वो कॉरिडोर से जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वत्सु का कक्ष कौन सा है, इसलिए कॉरिडोर में ऐसे चक्कर लगा रही थी और अपने आप से कहा, ये राजकुमार वत्सु का कमरा कौन सा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारे कमरे तो एक जैसे ही है। फिर उसने बंद कमरे की तरफ देखा तो कहा, शायद ये बंद कमरा ही राजकुमार वत्सु का कमरा है। फिर वो उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो वो दरवाजा अंदर से बंद था, तो उसने नॉक किया और कहा, राजकुमार वत्सु, क्या आप अंदर है? और अंदर है तो शीघ्र बाहर आइए, आपका राज्याभिषेक होने वाला है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और कमरे में से राजकुमार वत्सु बाहर निकला। उसने एक नजर घूंघटले हुए शिवी को देखा और बिना कुछ कहे आगे चला गया। और वहीं अपने आप को इग्नोर होता हुआ देख शिवी ने मन में कहा, कितना खड़ूस और अकड़ू है, कुछ कहा नहीं, कम से कम हाथ पकड़ कर ही अपने साथ ले जाता, लेकिन मुझे तो ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। फिर वो भी चिढ़कर राजदरबार की तरफ चली गई। वहीं राजकुमार वत्सु राजदरबार में पहुंच चुके थे, उनके पीछे शिवी भी आ गई। फिर राजकुमार वत्सु को एक सोने के बड़े थाल में रखे हुए पाटले पर बिठाया। फिर सबसे पहले उस पर पानी डाला, फिर उस पर दूध डाला, फिर वापस उस पर पानी डाला, फिर उसके कपड़े चेंज करवाए। फिर अवंतिका देवी ने शिवी से कहा, सोनमणि जाओ वत्सु के पास खड़ी हो जाइए। उनकी बात सुन शिवी राजकुमार वत्सु के पास खड़ी हो गई। फिर नागराज ने सबसे पहले राजकुमार वत्सु के माथे पर कुमकुम से तिलक किया। फिर जो मुकुट उन्होंने पहना था वो मुकुट राजकुमार वत्सु को पहना दिया, और जैसे ही राजकुमार वत्सु ने वो मुकुट पहना, उनके और शिवी के कपड़े बदल गए और नागराज ने कहा, आज से अभी से हमारे नागेश राज्य के राजा और हमारे शेष वंश के नागराज राजकुमार वत्सु होंगे। ये सुनते ही सबने तालियां बजाई। वहीं राजकुमार वत्सु के नए कपड़ों में उसने गोल्डन एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन के धोती और अंगरख पहना था और गहने पहने थे, और वहीं शिवी ने भी व्हाइट और गोल्डन की कॉम्बिनेशन की साड़ी पहन रखी थी और व्हाइट कलर का दुपट्टा ओढ़ कर रखा था। वहीं अपने कपड़े बदलते देख शिवी चौंक गई और हैरानी से अपने कपड़ों को देखने लगी। फिर अवंतिका देवी ने राजकुमार वत्सु को कहा, अब आप सिंहासन में विराजिए और सोनमणि आप सिंहासन के बाजू के आसान पर विराजिए। उनकी बात सुन राजकुमार वत्सु सिंहासन में गए और सोनमणि यानी शिवी उसके बाजू के आसान पर बैठ गई। फिर अवंतिका देवी ने कहा, अब शाम को नागराज वत्सु का पूरे राज्य में प्रदर्शन परेड होगा और नागरानी सोनमणि की मुंह दिखाई होगी। उनकी बात सबने सिर हिलाया और वहां से सब अपने कमरे में गए। वहीं शिवी अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया और अपने आप से कहा, अकड़ू खड़ूस, मुझे एक नजर भी नहीं देखा,
ऐसे इग्नोर किया कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं। माना कि मैं सोनमणि नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सबके लिए मैं सोनमणि ही हूँ, तो ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सब मुझसे कितना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वह मुझसे तो बात तो क्या एक नज़र भी नहीं देखते। वैसे मेरा भी उनको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उनसे बातचीत करने में। अगर उन्हें मुझसे बात करनी है तो करे या नहीं करे तो भाड़ में जाए। इतना कहकर वो बेड पर बैठ गई और फिर सोचा, अरे मैं टिपिकल वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हूँ? और वैसे भी अगर वो राजकुमार नहीं, अब तो वो नागराज बन गया है, तो वो नागराज मुझे इग्नोर करता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और फिर अपनी दुनिया में जाकर क्रिश जी से शादी भी करनी है। और मैं यहाँ इस नागराज के बारे में सोच रही हूँ, अगर मैं उनके बारे में सोचूंगी तो क्रिश जी को धोखा दिया ऐसा हो जाएगा। फिर वो बेड पर ही सो गई। वहीं दूसरी तरफ नागराज यानी वत्सु अपने सीक्रेट प्लेस पर आया हुआ था, जहां उसके नाग उसको कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तभी नागराज ने सारी इन्फॉर्मेशन देखकर उस नाग को कहा, चेला, ये सारी माहिती सच है न? इसमें कुछ गलत नहीं है न? चेला, नहीं नागराज, ये पक्की माहिती है। नागराज, तो शीघ्र अति शीघ्र हमें इस समस्या का उपाय खोजना होगा। चेला, लेकिन इस समस्या का उपाय तो हमें मृत्युलोक धरती में जाकर ही पता चलेगा। नागराज, वो तो हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल शाम हो चुकी है और हमारा प्रदर्शन होने वाला है, वहां जाना होगा। इतना कहकर वो नाग स्वरूप में बदल गए और वहां से रेंगते रेंगते चले गए और उनके बाद चेला भी उस जगह से चला गया। शाम हो चुकी थी। राजमहल में नागरानी की मुंह दिखाई होने वाली थी, इसलिए पूरे राजमहल को सजाया गया था और राजमहल के आंगन में परेड की तैयारी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिवी कमरे में सो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा नोक हुआ तो शिवी की नींद टूट गई और उसने सबसे पहले दुपट्टा ओढ़ा और फिर दरवाजा खोला तो सामने सोना देवी और अवंतिका देवी खड़ी थी। वहीं शिवी को देख सोना देवी ने कहा, सोनमणि, आप अभी सो रही थी क्या? शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। अवंतिका देवी, तो जल्दी से आप स्नान कर लीजिए और फिर तैयार होकर दूसरी मंजिल पर बने बड़े हॉल में आ जाएगा। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद परेड राज्य भ्रमण के लिए चली गई और वहीं दूसरी तरफ राजमहल में एक बड़ी सजाई हुई कुर्सी पर शिवी को बिठाया था और उसने वही नागरानी वाली गोल्डन व्हाइट साड़ी पहनी थी। वो कपड़े कभी गंदे नहीं होते थे, इसलिए वो हमेशा चमकीले रहते थे और उसने लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। फिर सबसे पहले सोना देवी ने शिवी का चेहरा देखा और शगुन देते हुए कहा, अति सुंदर, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल तुम्हारी दादी की तरह दिखती हो। फिर राजमाता यानी नागराज की दादी ने चेहरा देखा, फिर शगुन दिया। उसके बाद अवंतिका देवी वृत्या ने चेहरा देखा और उसकी तारीफ की और गिफ्ट दिए। उसके बाद दूसरे मेहमानों ने भी उसकी मुंह दिखाई की और फिर अवंतिका देवी ने कहा, अब से आपको अपना चेहरा छुपाने को जरूरत नहीं है, अब आप अपना घूंघट भी हटा दीजिए। इतना कहकर उन्होंने शिवी का घूंघटा उठा लिया। वहीं घूंघटा उठते ही शिवी ने मन में कहा, हाश, ये घूंघटा उठा, वरना मुझे तो लगा था कि कभी भी उठेगा और अब मुझे दुपट्टे में से झांक झांक कर नहीं देखना पड़ेगा। वहीं सब शिवी को ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने सोनमणि का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए बार बार देख रहे थे। वहीं वहां कुछ सामान्य नागिन भी आई थी और उन नागिनों के बीच अनामिका भी यहाँ आई थी। वो भी नागरानी सोनमणि का चेहरा देखने आई थी। वहीं अनामिका सोनमणि यानी शिवी का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां बहुत सारी नागिन आई थी और वो उन सबके पीछे थी, इसलिए उसे शिवी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और वो मानव स्वरूप से नागिन स्वरूप में बदल गई और उन नागिनों के बीच में से आगे आ गई और फिर से मानवीय स्वरूप धारण कर लिया और उसने शिवी का चेहरा देखा तो उसे देखती रह गई और मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं
इसे पूरे राज्य में ढूंढ रही हूँ, यहाँ तक कि दूसरे राज्य में भी ढूंढा, लेकिन ये मिली यहाँ। शायद यहाँ काम करती होगी, और अगर काम करती है तो कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। और वैसे नागरानी सोनमणि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर उसने साइड में खड़ी नागिन से पूछा, नागरानी अपने कक्ष में चली गई क्या? तभी उस नागिन ने तुरंत कहा, तुम अंधी हो गई हो क्या? सामने ही तो खड़ी है नागरानी। उसकी बात सुन अनामिका ने सामने देखा और फिर कहा, कहाँ है? तभी उस नागिन ने शिवी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रही नागरानी सोनमणि जिन्होंने सफेद और सोने के रंग को साड़ी पहनी है, जिनके सिर पर नागरानी का मुकुट है। उसके इशारे को फॉलो करते हुए उसकी नजर शिवी पर गई तो उसे फिर से झटका लगा, और अब जाकर उसने शिवी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, क्योंकि जब उसने पहली बार देखा था तब उसने शिवी को इतने ध्यान से नहीं देखा था। फिर उसने मन में कहा, ये नागरानी सोनमणि है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? या नागरानी और शिवी का चेहरा एक जैसा हो, लेकिन शिवी 2 दिन से कहीं मिली भी तो नहीं है। अगर यह नागरानी है तो मेरे साथ क्यों रह रही थी अपना राजमहल छोड़कर? ये यहाँ है इसलिए तो कोई मिल नहीं रही थी। पता नहीं ये शिवी है या नागरानी सोनमणि। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यह तो इससे पूछकर ही पता चलेगा कि यह कौन है, और ये शिवी है तो नागरानी सोनमणि की जगह क्यों है यह भी पूछना पड़ेगा। और यह सब मैं इन सब के सामने नहीं पूछ सकती, इसलिए मुझे इसे किसी कक्ष में ले जाकर बात करनी होगी, वो भी अकेले। लेकिन मैं इसे कैसे लेकर जाऊं और कौन से कक्ष में लेकर जाऊं? राजमहल के कक्ष के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है, फिर भी मैं इसे पूछकर ही रहूंगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH11 शिवी और अनामिका की बातचीत। वहीं अनामिका यह सब कुछ सोच रही थी, तब उसकी नजर सामने गई जहां शिवी नहीं थी। शिवी को न देखकर अनामिका राजमहल के कॉरिडोर में चली गई। जहां उसे शिवी जाते हुए दिखाई दी तो वो तुरंत शिवी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और शिवी के सामने आ गई। अचानक किसी के ऐसे खींचने से शिवी चौंक गई और सामने देखा जहां अनामिका खड़ी थी। अनामिका को देखकर शिवी घबरा गई। वहीं अनामिका उसके पास आई और उसे कहा, आप कौन हो? अगर आप सोनमणि हो तो मेरे घर में क्यों आई थी अपना राजमहल छोड़कर? और शिवी है तो तुम सोनमणि की जगह क्या कर रही हो? शिवी में अनामिका, रुकिए, अगर आप सोनमणि और आप एक ही तो नहीं। आप अपने ससुराल में घूमने आई हो और जिस दिन सगाई होने वाली थी और उसी दिन आप मेरे घर में आई थी और उस दिन आप मेरे साथ भी थी और वहाँ नागराज के साथ सगाई भी कर रही थी। कहीं आप दिमुखी नागिन तो नहीं है जिसका एक स्वरूप मेरे साथ और दूसरा स्वरूप नागराज के साथ, और आपने शादी से पहले अपना चेहरा मुझे दिखा दिया? शिवी ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है अनामिका, मैं शिवी ही हूँ और एक ही हूँ, और मैं सोनमणि नहीं हूँ। अनामिका, अगर तुम सोनमणि नहीं हो और शिवी हो तो तुम सोनमणि की जगह क्या कर रही हो और यहाँ कैसे पहुँची? शिवी, मैं यहाँ खुद नहीं फंसी बल्कि उस सोनमणि ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। अनामिका ने नासमझी में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसके बाद शिवी ने अनामिका को वो सब बता दिया जो 2 दिनों से उसके साथ हुआ था। फिर अनामिका ने कहा, इसका मतलब उस सोनमणि ने अपनी जगह तुम्हें मंडप में बिठा दिया, वो भी तुम्हें वश करके, लेकिन तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया? उसका ये सवाल सुनकर शिवी घबरा गई और उसने कुछ भी सोचकर कहा, वो मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। अनामिका, तो जरूर उस सोनमणि ने तुम्हें बेलपत्र का रस पिलाया होगा, इसीलिए तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही होगी। शिवी, हाँ बिल्कुल, उस सोनमणि ने मुझे वश में करने से पहले कुछ पिलाया था, शायद वह बेलपत्र का रस होगा। फिर अनामिका उसे गले लगाते हुए कहा, बधाई हो, अब तो तुम्हारा विवाह नागराज से हो गया और तुम नागरानी बन गई, और तुम्हें यहाँ की सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो गई, और ये सब कुछ उस सोनमणि ने तुम्हें दिया है। भले ही तुम्हारा विवाह धोखे से हुआ है लेकिन सही जगह पर हुआ है। तुम बहुत खुशनसीब हो कि उस गलियारे से निकल रही थी। शिवी,
लेकिन मुझे यह विवाह नहीं निभाना है। मैं नागराज के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। यह विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ है और मैं इस राजमहल में नहीं रहना चाहती। मुझे यहाँ की सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। मुझे मेरे घर जाना है। वहाँ मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। अनामिका, क्या तुम्हें विवाह मंजूर नहीं है? लेकिन क्यों? इतने बड़े महल में रहने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और वो मौका तुझे मिला है। और तुम्हारे परिवार को जब इस विवाह के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी विवाह शेष वंश के नागराज से हुआ है। और यह सौभाग्य तो हर नागिन चाहती है कि उसका विवाह नागराज से हो, और तुम यह सौभाग्य ठुकराना चाहती हो। उसकी बात सुन शिवी ने मन में कहा, अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं नागिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और जब मैं इंसान हूँ तो नागराज से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। और मेरे परिवार को जब पता चलेगा कि मैंने एक इच्छाधारी नाग से, वो भी उनके राजा से शादी की है, तो उन्हें जीते जी हार्ट अटैक आ जाएगा। शिवी, वो यह है कि नागराज से विवाह होने से पहले मेरी किसी और के साथ सगाई हो चुकी है, इसलिए मैं इस विवाह को नहीं मान सकती। अनामिका, सिर्फ सगाई ही हुई है, विवाह तो नहीं हुआ ना तुम्हारा, तो इसमें दगाबाजी कहाँ से आई? और सगाई तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन विवाह के रिश्ते को इतनी आसानी से थोड़ी न खत्म करते हैं। हम इंसान थोड़ी न है जो छोटे मोटे झगड़े को लेकर रिश्ता खत्म कर ले। शिवी, तुम्हारी बात भी सच है, लेकिन मैंने जिसे सगाई की है वो आज भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मैं यहाँ खुशी से किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, ये अच्छी बात तो नहीं है। ये तो उसके साथ गलत होगा। अनामिका, इसका भी उपाय है। जब तुम उससे मिलोगी तब उसे सच सच बता देना, और सच जानने के बाद वो खुद यह रिश्ता तोड़ देगा, तो इसमें उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और क्या पता तुम तो यहाँ हो और जब तक यहाँ रहोगी इस बीच उसने किसी और को पसंद कर लिया हो, तो फिर तुम नागराज से रिश्ता तोड़कर उसके पास जाओगी और वो किसी और के साथ होगा, तो तुम न घर के रहोगी न घाट की। अब शिवी ने ज्यादा न कहते हुए कहा, ठीक है, मैं यहाँ थोड़े दिन रहूंगी। अनामिका, यह हुई ना बात, और शिवी को गले लगा लिया, और वहीं शिवी ने भी अनामिका को गले लगा लिया और मन में कहा, तुमसे मुझे मेरी बहन कृषा जैसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि वह मेरे पास है। जब मैं कभी किसी उलझन में होती थी तो वो भी मुझे तुम्हारी तरह सजेस्ट करती थी। पता नहीं अभी कैसी होगी कृषा। इतना सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो आंसू अनामिका के कंधे पर गिर गए। उन आंसुओं को महसूस करके उसने शिवी को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, तो उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? शिवी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं, यह तो खुशी के आंसू है। वो तुमने ऐसे गले लगाया तो मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ गई। अनामिका, तो मैं तुम्हारी बहन ही तो हूँ। जब अकेला महसूस हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और ऐसे ही गले लगाऊंगी। उसके बाद उसने शिवी के आंसू साफ किए।